नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों को पता है कि हम आज क्या करने वाले हैं। क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 जो कि हमें पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है? भारत से हम क्या सीखें। रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर जी। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग ऑडियो वीडियो सबका क्लियर होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले। क्या है कि सर्वविध संपदा, एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं आप लोगों का जो है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है बुक से बता रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें बुक की जरूरत पड़ेगी। और बुक आपका कौन सा है? ये वाला है। ठीक, तो गोधली बुक है, तो गोधली बुक सभी के पास होंगे। और जिनके पास नहीं है टेंशन नहीं ले चाहिए, यहाँ लाइन बाय लाइन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहा है चैप्टर में कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। ये मैक्स मुलर जी कहते हैं कि सभी संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक देश है, जो कि देश है कौन सा? भारत। ठीक, भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। ठीक, यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उसमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए वे भी मनन के योग्य हैं, यानी कि सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा। यानी कि जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र हैं, सभी को हम यूरोपियन साइंटिस्ट से पहले ही, अगर कोई आदमी इससे जान पाया है, अगर कोई आदमी इससे बताया है, कहीं से बताया है, तो वो है भारत। भारत में बहुत पुराने समय से, बहुत समय पहले से ही, प्राचीन समय से ही प्यारे बच्चों, भारत में आप सभी जानते हैं नवग्रहों की पूजा होती है। और सभी भारत में सभी जगह होती है, ये सभी जानते हैं। कोई भी पूजा होता है तो उसमें नवग्रह को पूजा जाता है। ये तो साइंटिस्ट लोग आए तब पता चला कि ग्रह 9 है, उस अब कर दिया है 8 ग्रह। भाई प्लूटो क्या कहता है? प्लूटो अगर सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो वो ग्रह था, लेकिन उसको निकाल दिया गया ग्रह के श्रेणी से। तो वो भाई नाम से न निकाल दिया साइंटिस्ट साहब ने, वो तो खुद नहीं निकला है, मतलब वो तो ग्रह से नहीं निकला है। वो कहा क्या क्या जो प्लूटो जो है ग्रह नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के चंद्रमा से भी इसका आकार छोटा है। तुम ग्रह कहो या फिर न कहो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। मंगल सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। बुध सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार प्लूटो भी ग्रह कहलाता है। तो जिस टाइम ये बुक मतलब ये कहानी, ये जो निबंध है, भाषण है, जिस टाइम ये बताया जा रहा था, लिखा गया था, उस टाइम ये नहीं था कि प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कब निकाला गया? 20वीं शताब्दी में। 20वीं नहीं, हाँ 19वीं 20वीं शताब्दी में निकाला गया, मतलब ये 2000 ईस्वी के बाद निकाला गया है। ठीक, तो क्लियर, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर ज्यादा जो है इतिहास भूगोल की चर्चा नहीं करेंगे, जो चैप्टर में है उस पर ध्यान देंगे। तो कह रहा है क्या लेखक कि हम जो अभी के साइंटिस्ट लोग जो है अभी बता रहे हैं कि ग्रह 9 है या फिर 8 है। उससे पहले 8 से पहले क्या बता रहे थे? 9 है। तो ये नव ग्रहों की जो पूजा है भारत में बहुत समय पहले से होती आ रहे, यानी कि भारत के लोगों को पता था कि ग्रह 9 है। ठीक, तो ये सब क्लियर हो गया। ठीक, आगे क्या बता रहे हैं ये कि यदि यूनानी, रोमन और सिमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए। तो और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तक शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा, क्योंकि भारत में उपनिषद ग्रंथ, बहुत ग्रंथ है भारत में, बहुत ग्रंथ पहले भी था, अभी भी है। उपनिषद था, अभी भी है। तो इसके लिए भी अगर उपनिषद साहित्य आपको पढ़ना है तो भारत का पढ़िए, ताकि आपका जीवन सुधर जाए। और यही जीवन नहीं, अगला जीवन भी आपका सुधर जाए। इसलिए भारत का ग्रंथ पढ़िए, भारत का उपनिषद पढ़िए, भारत का जो है साहित्य पढ़िए। ये कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर जी कह रहे हैं।
फिर अगला पैराग्राफ में जब आप जाइएगा तो मैक्स मुलर जी कहते हैं जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे भारत अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही होते हैं। मतलब सच्चे भारत, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो सच्चे भारत के दर्शन जो है गांव में होते हैं। कहाँ? गांव में, ग्रामवासियों यानी कि गांव में। ठीक, ग्राम मतलब गांव होता है, तो गांव में होता है। ठीक, नागरिक ग्रामवासियों, कौन नागरिक? भारत के नागरिक। अगर देखा जाए सच्चे भारत के नागरिक को देखा जाए तो वो गांव में बसते हैं, यानी कि ग्रामवासी होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। मतलब अगर आप 2000-3000 साल पहले की बात करें तो उस टाइम जैसा भारत था वैसा ही लगभग भारत अभी भी है। ऐसा देखने के लिए जो हमें जो है ना एक अलग दृष्टि की जरूरत पड़ेगी हम यूरोपियन लोगों को। ये मैक्स मुलर जी कहते हैं कि हम यूरोपियन लोगों को भारत को अच्छे से देखने के लिए एक अलग दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। इस दृष्टि से, इस आंख से हम आधुनिक भारत में भारतवासी को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, सच्चे भारतीय को अच्छे से नहीं देख सकते। इसके लिए एक अलग दृष्टि की जरूरत होगी, ये कहते हैं मैक्स मुलर जी। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। मतलब आपका जो रुचि किसी विषय में है और उसमें चाहते हैं कि हम परिपूर्ण हो जाए, माहिर हो जाए, तो उसके लिए पर्याप्त अवसर, बहुत सारा अवसर मिलेगा आपको। कहाँ? भारत में बहुत सारा अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में अपने यहाँ के सिस्टम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब आपको जो है इतना ज्ञान हो गया है, बहुत पढ़ लिख लिए हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी समस्या आएगा तो उसका हम हल कर देंगे, तो आपको जो है भारत में आना पड़ेगा। भारत में ऐसे कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ जिसका समाधान नहीं होगा। ठीक, यानी कि आपको कोई भी समस्या का समाधान, सब टोटल समस्या का समाधान निकाल लिए, अब आपको एक समस्या बच गया जिसका समाधान आपसे नहीं हो पा रहा था। अब भारत आइए, भारत में आपको उस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा जिसका आपको नहीं मिल रहा था। ठीक, ये कह रहे हैं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, मतलब भू विज्ञान मतलब क्या? भूगोल। ठीक, जियोग्राफी। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब क्या? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। अब समझ आया? मतलब क्या? हिमालय की चोटी से लेकर श्रीलंका तक जो है आपका इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जो है, विशाल क्षेत्र, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? अगर आपको जो है जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, यानी कि भूगोल में इंटरेस्ट है, भू विज्ञान में इंटरेस्ट है, तो आप भारत आइए। आपके लिए जो है हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक का जो बड़ा विशाल क्षेत्र है ये आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं, मतलब वनस्पति जगत में आपका इंटरेस्ट है, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों का अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हकर्ष एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उनके जैसे भी वैज्ञानिक को जो है भारत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा। ठीक, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं, भारतीय समुद्र तट से मोती निकाल रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की सकारात्मकता जैसा है। ठीक, यदि आप निर्वंश विद्या में अनुरुचि रखते हैं, निर्वंश विद्या क्या होता है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। निर्वंश विद्या क्या होता है, अगर बुक में दिया हुआ है तो हम बता देते हैं भाई निर्वंश क्या होता है। एक क्षण रुक जाओ थोड़ा सा, बुक में तो भाई नहीं दिया हुआ है निर्वंश के बारे में, निर्वंश के बारे में बुक में नहीं दिया हुआ है, नहीं तो भाई बता देते। निर्वंश के बारे में भाई हमें भी कुछ ज्यादा जो है नॉलेज नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो आपको भारत में जीता जागता संग्रहालय ही मिलेगा। हाँ, आप समझ में आ गया। यदि आप जो है ऐतिहासिक चीजों को देखना चाहते हैं, निर्वंश मतलब क्या? पुराने पुराने जो
चले गए हैं उसका जो सामान बच गया, जैसे गांधी जी, पटना में गांधी संग्रहालय है, तो आप गांधी संग्रहालय जाते हैं तो आपको गांधी संग्रहालय में गांधी जी का टोटल चीज देखने को मिलेगा कि जब गांधी जी बिहार आए थे तो उनके वो क्या क्या किए, किस किस चीज का जो है उन्होंने उपयोग किया। अगर उन्होंने किसी रस्सी का भी उपयोग किया है तो वो रस्सी भी वहां पर रखा हुआ है। तो संग्रहालय मतलब आपको जो निर्वंश विद्या यानी कि आपको जो संग्रहालय में इंटरेस्ट है तो आपको जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा भारत। ठीक, यदि आप पुरातत्व प्रेमी है, पुरातत्व प्रेमी क्या, यदि आप जो है पुरानो तत्व में इंटरेस्ट रखते हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ ऐसे ऐसे जो आदमी हुए जो पुरातत्व में भी बहुत माहिर थे हमारे भारत देश में, तो उनकी एक वही उन्हीं में से एक था कौन, भारतीय पुरातत्व की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए था। किनकी लिखी हुई है, जनरल कनिंघम की। ठीक, वो पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसा विशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय तो भाई जला दिया गया था, लेकिन जिस टाइम ये नालंदा विश्वविद्यालय बना था बौद्ध सम्राटों के द्वारा, ठीक, तो उस टाइम जो है उस टाइम बहुत अच्छा खासा था। पूरे विदेश से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, चाइना से, श्रीलंका से, इधर के बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान, बहुत जगह से आते थे लोग पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस था उस टाइम। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी देखने को आप आतुर हो जाएंगे। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी पुराने सिक्के मतलब क्या, विदेशी नोट्स। ठीक, तो भारत में क्या क्या मिल जाएगा आपको, ईरानी नोट्स मिल जाएगा, ईरानी सिक्का मिल जाएगा, केरियन सिक्का, थ्रेसियन सिक्का, पार्थियन, यूनानियन, मैकेडेनियन, उसके बाद शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे, मतलब बहुत मात्रा में आपको मिलेंगे। जब आप वारेन हेस्टिंग्स जब जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का गवर्नर जनरल था, तो वाराणसी के पास, वाराणसी एक जगह है अपने भारत में, वहां क्या हुआ कि उसके पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। कितने, 172 दारिस नामक जो है सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि से में एक महान उदार प्रमाणित करेंगे, महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर सकते हैं, कर देगा। इस प्रकार की मतलब हम जो है हमको ये सोने का घड़ा भारत में मिला तो हम आपको भेज दिए, लेकिन यहाँ एक अलग ही कांड हो जाता है, उस सोने के सिक्कों को गला दिया जाता है, उस सोने के सिक्कों को क्या किया जाता है, गला दिया जाता है। ठीक, तो देखो वो भी लिखा हुआ, किंतु उस दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं क्या, सोने के पैसा, ठीक, सोने का रुपया, स्वर्ण मुद्राओं की यही नियत थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला, मतलब आग खोलते हुए आग के ऊपर जो है उसको आराम से गर्म करके पूरा पिघला दिया उस सिक्का को। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा तो ये स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ कि मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया है, किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। ठीक, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं और भी निर्मित होनी है। और थोड़ा सा मिटा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप में दिख रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। अब क्या जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है पता नहीं, क्योंकि मिटा हुआ है भाई। तो नीति कथाओं के उसके बाद भी मिटा हुआ है भाई। नीति कथाओं के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है।
क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर जो है नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब जो है बौद्ध धर्म को मानने जाना लगा है, कहाँ, यूरोप में। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में अगर गधा रहे तो गधा थोड़ी ना शेर हो जाता, वो तो शेर का खाल पहना हुआ है। तो ये जो कहावत है उसी को ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान की प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्राटलिस, क्या है भाई, क्राटलस, कहाँ के दार्शनिक थे? ये दार्शनिक थे यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक थे कर्टिलस, वहां में से ये जो है कहावत मिली हुई है। तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे के संबंध उस नीति की कथा से भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मतलब एक एफ्रोडाइट था जो कि एक सुंदरी के रूप में जो है चूहे और नेवले की कहानी को क्या किया था, परिवर्तित कर दिया था कि चूहा और नेवला एक जगह रह करके एक कहानी बना दिया था उसका सोने से, ठीक, सोना एक धातु होता है ना, उस सोने के धातु से एक कहानी बना दिया था। मतलब एक जो है आकार बना करके उसमें कहानी मिक्स कर दिया था कि जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मतलब वो नेवला जो है चूहे को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गई थी, मतलब उसके जाल में फंस गया था, चूहा के प्रेम में फंस गया था, चूहा के प्यार में फंस गया था। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये जो कहानी बना दी गई थी, ये कहानी तो सच्ची होगी नहीं, लेकिन इस कहानी को भी जो है यूरोप में ऐसे बना दिया गया था कि लगता है पूरा का पूरा सच्ची कहानी होगी। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। ठीक, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रेटस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। उस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। मतलब ये इतना समय पहले ही वहां पर यूनान क्या करने पहुंच गई ये कहानी, कहीं या तो इस कहानी में कोई न कोई आया था कहानी के लिए इंडिया यानी कि भारत, और भारत आने के बाद जो है इस कहानी को में इंटरेस्ट जगाया और इसी कहानी को जो यूनान में जो है बना करके आराम से पूरे यूनान में जो है प्रचलित कर दिया इस कहानी को, चूहे और नेवले वाली। हमें इससे भी और अधिक पुरातन युग में प्रवेश करना होगा, मतलब इससे भी और अधिक अंदर जाना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। कैसी अनुरूपताएं मिलेगी? यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। ठीक, मतलब आने जाने की व्यवस्था तो पहले से ही थी भाई, तब ना अंग्रेज आ गए थे भारत, तो वो जो रास्ता था वो सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर जो है मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, बाइबल में भी ये कहानी बताई गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती थी। बाइबल में बताई गई है क्या कि हाथी के दांत, बंदर, मोर और चंदन जैसी वस्तुओं को जो है भारत के अलावा और कहीं से नहीं लाया जा सकते थे, भारत में ही मिलती थी। ठीक, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल थप गया था, मतलब बिल्कुल बैठ गया था, कोई संबंध, व्यापारिक संबंध नहीं था, ये भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक, इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी में आई थी, उसमें भी जो है बंधन नहीं हुए थे। ये जो व्यापार था भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध, ये भी बंद नहीं हुआ था। कब? शाहनामा के रचना काल में। ठीक, शाहनामा का जो रचना था उस टाइम भी ये बंद नहीं हुआ था। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। ये क्या कह रहे हैं? ये अपने यूरोप वासियों के लिए कह रहे हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या पता भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि
व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। ठीक, वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु अनेक साथ उनके साथ जो है यूनानी, पूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, ठीक, तो आपको विधि संहिता के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा भारत में, जो कि यूनान, रोम तथा जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न हुए हैं। फिर भी जो है इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मतलब कहने का कि यदि आप विधि शास्त्र या फिर कानून के विद्यार्थी, मतलब आप लॉयल यानी क्या, कानून के विद्यार्थी, क्या पुलिस दरोगा की पढ़ाई करने वाला या फिर कि वकील की पढ़ाई करने वाला, अगर इस टाइप के विद्यार्थी हैं तो आपको भारत में जो है काफी अवसर मिलेगा और आप अच्छे से जो है कानून की पढ़ाई कर सकते हैं, विधि शास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समचारिक सूत्रों को ही ले लें तो ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध में प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उसके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए भारत की गांव जो है, ग्राम पंचायतों, गांव का जो पंचायत होता है उसके रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। मतलब आपको अगर इंटरेस्ट है जज वाला काम करने के लिए, जज वाला समझते हो, जज जो कोर्ट में जज होते हैं वो वाला काम करने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जो है भारत में जो ग्राम पंचायत है उसमें काफी अच्छा खासा जो है आपको जो है समय मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको जज वाला काम मिल सकता है, आप अच्छे से सुलझा सकते हैं और इसके लिए आपको समय भी मिल जाएगा, अवसर भी मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि भारत में प्राचीन स्थानीय प्रशासन प्रणाली या कहिए पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्वान है। भाई पूरे भारत में गांव का देश है और गांव में भाई सबसे ज्यादा पंचायत लगती है, सबसे ज्यादा कहीं पंचायत लगती है तो गांव में लगती है और कहीं नहीं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, ठीक, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। मतलब आपको जो है भारत में वास्तविक उद्भव मिल सकता है, प्राकृतिक विकास मिल सकता है आपको भारत में, और आपको भारत में जो है अपरिहार्य क्षयमान भी मिल सकता है। अपरिहार मतलब क्या, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी आपको मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक, ये तो भाई सही बात है, भारत जो ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है भारत। पारसियों की जरथुस्त्र धर्म की यह शरणास्थली है। शरणास्थली मतलब क्या, शरण देने वाला स्थल है। किसको, पारसियों को शरण मिला था भारत में, तो भारत जो है पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरणास्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। मतलब यहाँ जो है रोज जो है आपको जो है क्या वोट, एक तरह से वोट होता रहता है पूरे भारत में रोज। मतलब लोकतांत्रिक विकास यहाँ पर कह सकते हैं होता रहता है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। मतलब आप भारत में जब आएंगे तो आप जो है बहुत प्राचीन और सुदूर भविष्य, मतलब बहुत आगे का भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। ठीक, वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिल जाएंगे, कहाँ पर, भारत में जो ऐसे सुअवसर भी मिल जाएंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। मतलब कोई पुराना विश्व होगा वहीं पर आपको ये चीज सुलभ हो सकता है, मिल सकता है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो, ठीक, अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य किसी कानूनी मसला, ठीक, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। मतलब पूरे विश्व में और कहीं जगह नहीं मिल सकती है जैसा कि प्रयोगशाला आपको भारत में मिल सकती है किसी भी काम के लिए। ठीक, कोई भी काम में आपको इंटरेस्ट है उसका प्रयोगशाला जो आपको भारत में मिल सकती है। प्रयोगशाला मतलब क्या, लैब, क्या लैब, लैब समझते हो, लाइब्रेरी। ठीक, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की
ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक के लिए अज्ञात थी, मतलब किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आप संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा आपको और बहुत चीज जान जाइएगा आप। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या कहूँ कि या यूं कहे कि क्या कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद जो है नहीं रखा जा सकता है। ठीक, मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन या विशिष्ट क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, आप रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचारने के लिए जो है भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको जो है भारत की शरण ले ही लेनी चाहिए। आप किसी भी काम के लिए रुचि रखते हो तो आपको चाहने या फिर ना चाहने से आपको भारत में आना चाहिए और भारत में शरण लेनी चाहिए। ठीक, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। किसकी? भारत के इतिहास की। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक, तो संस्कृत, अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम जो है उस पर इतना ध्यान दें। ठीक, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो इसके लिए कहते हैं मैक्स मुलर जी कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी प्राचीनता। संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? इसकी प्राचीनता। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। भाई संस्कृत इतना पुराना सब्जेक्ट है जो कि ग्रीक भाषा से भी पुराना है। ठीक, जिस रूप में आज हम तक नहीं पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन भली भांति सुरक्षित है। ठीक, ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों की सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दिनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक, ये जो है इनकी जो है समस्या थी। ठीक, कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था, और कभी क्या होता था कि लैटिन शब्द के रहस्यों खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। ठीक, उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तब इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का जो पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन देखो, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई? मतलब ये जो सभी भाषाएं थी, गॉथिक, एंग्लो, ठीक, इससे पहले क्या था, ग्रीक था, लैटिन था, इस सभी भाषाओं में इतनी समानता कैसे आ गई? यही क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गई? और समानताओं के साथ जो है इतना अधिकतर अंतर भी इसमें कैसे आ गया? मतलब समानता है तो है, लेकिन बहुत सारा अंतर भी है इन सभी भाषाओं में, तो ये कैसे आ गया? यह रहस्य बना ही रहा, और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। ठीक, किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक ही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। मतलब आपके 4 आदमी मिलकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है दुख भरी बातों का जो है बात किया जा रहा है। 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ तो भाई हम क्या बता रहे थे कि अगर 4 आदमी बैठे हुए और उसमें कोई बातचीत चल रही है उदासी वाला, और बाहर से कोई आदमी आ जाए, ठीक, और वो क्या कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल दे जिसमें सभी आदमी खुश हो जाते, उस टाइम क्या होता है, माहौल बदल जाता है। ठीक, माहौल बदल जाता है। तो ये 4 भाषा थी, लेकिन संस्कृत भाषा आई तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया। ठीक, गर्मी का जैसे एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया।
निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, मतलब सबसे बड़े हैं संस्कृत भाषा। उसमें हमें दी गई बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन के लिए इग्निस शब्द ही मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दूसरे के अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और स्कॉटिक भाषा के इंग्लो शब्द से यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी। भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द का भी क्यों न गढ़ लिए गए हो, लेकिन इस भाषा से संस्कृत भाषा से लगभग सभी भाषाएं जो है परिचित थी। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया कि दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द जो है मुरझाकर सर्वथा जो है लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग जैसे शाखाओं के विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस यानी कि चूहे को जो है मूस कहा जाता था, ग्रीक में भी मूस कहा जाता था, लेकिन इसे संस्कृत में मूस में क्या लगाया जाता था, मूर्धन्य स। ठीक, और ग्रीक भाषा में मूस में लगाया जाता था भाई दंत स। ठीक, लेकिन पुरानी स्लोवेनिक में माइस कहा जाता है और पुरानी उच्च जर्मन में इसे भी मूस ही कहते हैं। तो यहाँ तो भाई मूस 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 करके तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि ये संस्कृत भाषा से लगभग मिलते जुलते थे, इसीलिए इससे क्या हो गया, संबंध भी बनने लगा संस्कृत भाषा से। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम आपने नहीं अपितु भारत के तिथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। मतलब इसका जो नाम जो है मूस रख दिया गया ताकि कोई भी अगर जीव जंतु आए, कीट पतंग आए, तो उसके साथ इसके नाम का जो घपला समझते हो, मतलब नाम का घचपच हो जाना ये नहीं हो पाए, मतलब इसका नाम उसका उसका नाम उसको नहीं हो पाए। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलेंगे भाई, बहुत ही कम बचा है, अब मतलब 2 पेज बचा हुआ है। तो इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पिचकारी के चित्र की भांति आर्यों की विभाजन से पूर्व ही सभ्यता व सांस्कृतिक आस्था का कुछ कमावेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। ठीक, प्राचीन जो इनके पास कला थी उससे। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि संस्कृत जो है ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां जो है एक दूसरे से पृथक हुई थी और यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक जो है एक जैसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मी ऐसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। ठीक, मैं हूँ ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किसी दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त भाषा शब्द कहाँ मिल पाएगा। ठीक, अस्मि इसका मत शब्द होता है मैं हूँ, और ये अस्मि जो है ये संस्कृत भाषा है, अस्ति अस्मि ये सब संस्कृत भाषा होती है। तो उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ, ठीक, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्मि यानी कि मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य सब भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है, मतलब संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की कुरताओं, मतलब उनका जो कुरीतियां थी वो
कुराताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य यानी कि जानने वाली बात और पढ़ने वाली बात है, पठनीय है। ठीक, एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर जो है एकात्मकता का परिचय है, परिचायक है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक भाषा या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। ऐसा एक पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी भी पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, और भारत जो है यदि हमें एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे इतना ही कुछ सीख पाते जितना दूसरी भी भाषा कभी भी सिखा नहीं पाती। बस भारत की भाषा जो सिखा पाती वही सीख पाते। आगे क्या है, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य। याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं भी अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा से में हमारे एक मास्टर हैं, ठीक, यानी कि मैक्स मुलर एक मास्टर थे। उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा मास्टर साहब जो है शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। संस्कृत की भाषा जर्मनी में लिख दिखाए इनके गुरुजी। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिसके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा इन लोगों को। ठीक, यानी कि संस्कृत भाषा के आगे जो इन लोगों को झुकना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं जो है बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि पहले जैसा समझा जाता था वास्तव में उससे कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में जो उससे कुछ अलग है। कल्पना कीजिए किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और तब जो है 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था। भाई कितना हंसी लगता है अगर अमेरिका अपना भाषा भूल जाए अंग्रेजी और उसको 17वीं उसके बाद पता चले कि मान के चलो 17वीं सदी में वो आराम से भूल गया हो अपना भाषा 17वीं 16वीं 17वीं सदी में, और अचानक अभी 20वीं सदी में उसको पता चले 19वीं 20वीं सदी में भाई मेरा भी एक भाषा था, अंग्रेजी था, अमेरिकन अंग्रेजी था, तो उसको क्या होगा भाई। जैसे अभी देखो हम लोग तो एक तरह संस्कृत भाषा को भूल ही गए हैं। कहने को तो बात तो ये उन्होंने सही कहा। ये अमेरिका का उदाहरण क्यों लिए, अमेरिका का उदाहरण लेकर के बता रहे हैं अपने लोगों को 2000-3000 साल पहले संस्कृत जितनी पढ़ी जाती थी 2000-3000 साल पहले अब उतनी नहीं पढ़ी जाती है। और आजकल के हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट भी जब इंटर में आते हैं तो संस्कृत को साइड कर देते हैं और हिंदी तो रहता ही है, संस्कृत को साइड करके अंग्रेजी को कंपलसरी कर लेते हैं। किसको, अंग्रेजी को कंपलसरी कर लेते हैं और संस्कृत को साइड कर देते हैं, अंग्रेजी को कंपलसरी कर लेते, कहते हैं भाई अंग्रेजी बहुत आसान है। भाई आसान से क्या, एक समय था हमारा संस्कृत पूरे विश्व में डंका बजा रहा था, पूरे दुनिया में डंका बजा रहा था। और एक समय है कि अंग्रेज जो आए अंग्रेजी भाषा छोड़ के चले गए, वो अलग बात है। अंग्रेज आए तो थोड़ी सी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई हमारे भारत देश में, लेकिन कुछ तो छोड़ के तो चले गए, अंग्रेजी भाषा छोड़ के चले गए। और धीरे धीरे जो है अंग्रेज पूरे विश्व में अपनी अंग्रेजी भाषा का डंका बजा रहा है, जैसे कि हम लोग बजा रहे थे संस्कृत का। और उस अंग्रेज को भी मालूम है कि संस्कृत से ही मेरा भी जन्म हुआ है, उस अंग्रेज को भी मालूम है, क्योंकि सबसे पुरानी और प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ठीक, लेकिन हम लोग का ही दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे आज स्टूडेंट्स बन गए हैं जो अपनी भाषा छोड़ के विदेशी भाषा को पढ़ रहे हैं। भाई अपनी भाषा को विदेशी भाषा बनाओ, कितना अच्छा रहेगा। अपनी भाषा को विदेशी भाषा बनाते हैं, क्यों विदेशी भाषा के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी भाषा को विदेशी भाषा बनाया जाए, संस्कृत को नहीं बना सकते तो हिंदी को बनाया जाए।
हिंदी मान के चलो, हिंदी अपने देश में रहने देते हैं, संस्कृत को बनाया जाए। संस्कृत तो सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत को विदेशी भाषा बनाया जाए। ठीक। और कई देशों में संस्कृत अभी पढ़ा जा रहा है, बहुत देशों में संस्कृत पढ़ा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में इसको छोड़ा जा रहा है। ये भाई बहुत ही गलत बात है। तो जो है संस्कृत बहुत ही प्राचीनतम भाषा है। ठीक। हम कहाँ पर थे? हम थे, हाँ, 17वीं सदी में जो है एक ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्वान था, तो वे आश्चर्य भूत हो जाएंगे, मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। संस्कृत की खोज हमारे लिए जो है आज ठीक वैसी ही उत्पन्न हो गई है, वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण जो है हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात ही भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों, मतलब जिनका कोई जान पहचान नहीं है, ठीक, तथा बर्बर समझे, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला समझे, उन लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं। ठीक। अभी तो इससे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया गया है, जो पहले नहीं हो पाया था। संस्कृत में भाई संपूर्ण मानव जाति क्या है, मानवता क्या है, ये बताया गया है, और मानवता हम लोगों के अंदर है ही नहीं। तो भाई इसके लिए संस्कृत पढ़ो, संस्कृत में एंट्री मारो, और संस्कृत जब एंट्री कर दोगे संस्कृत में तो मानवता क्या होता है अपने आप समझ जाओगे। अब हम जो है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलेंगे। क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त कर किए जा सकता है, तथा आज जो है हमारा इतिहास का यह अध्ययन पुरातन मानव को, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने वाले योग बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुंचना है। ठीक। हम सब पूर्व से आए हुए हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, मतलब पहले से मिला हुआ है। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, मतलब उनको जो ज्यादा विद्या नहीं भी हो, जो ज्यादा ज्ञान नहीं भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृति से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक जो ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज से प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन किया था। ठीक। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, मतलब सर विलियम जॉनसन ने जो बात कहा था वही बात दोहराया गया है कि जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक कैसा दिख रहा है, हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म राज्य सरकारों कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया
और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। मैक्स मुलर जी कहते हैं, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है और उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, उन्हें ईरान तथा उनके प्राचीन सम्राट मानव प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों की साकार और अपनी कल्पनाओं की वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसे ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, जो भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। ये विदेशों के लिए है, विदेश के जो आते हैं भारत घूमने के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जॉनसन ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। चैप्टर इंड। मतलब सिकंदर हो या फिर सर विलियम जोन्स हो, उन सभी को अब किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। चैप्टर इंड। इस चैप्टर में जो भी अब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जो इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक, इस सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास भाई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। भाई आज तो थक गए। और नेक्स्ट बात एक चीज समझ लीजिए कि वीडियो को लाइक करके अपने साथी को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।